उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद के नौगढ़ थाना क्षेत्र के मजगाई गांव में मंगलवार को 7 बच्चों को अचानक लापता होने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सुबह मजदूरी के लिए घर से निकले विमलेश, गमड़ी और मोहन के कुल 7 बच्चे गायब हो गए। शाम को परिजनों द्वारा सूचना देने पर प्रशासन और पुलिस हरकत में आ गई। जंगलों में कॉम्बिंग और वाहनों की सघन जांच शुरू की गई है। करीब रात 8 बजे विशेषपुर गांव के निवासी रामजी कोल ने बताया कि 7 बच्चे उनके घर आए। पुलिस मौके पर पहुंची और पहचान के बाद सभी बच्चों को सकुशल उनके घर पहुंचाया गया। एसडीएम विकास मित्तल और क्षेत्राधिकारी नामेंद्र कुमार रावत ने बच्चों को बिस्किट व चॉकलेट खिलाकर परिजनों को सौंपा। पुलिस ने अनुसार बच्चे रास्ता भटककर विशेषपुर गांव पहुंच गए थे। बच्चों को सुरक्षित मिलने के बाद गांव में राहत और खुशी का माहौल देखने को मिला। मुगलसराय के केंद्रीय ऑडिटोरियम हॉल में आज राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की 170वीं जयंती का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री के आगमन पर उन्हें विधायक चकिया कैलाश आचार्य, पीडीडीयू नगर विधायक रमेश जायसवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष काशीनाथ सिंह, जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग और पुलिस अधीक्षक आदित्य लांगे सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने हेलीपैड पर पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मुगलसराय के अली नगर केंद्रीय विद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने राष्ट्रीय कवि दिनकर के साहित्यिक योगदान और उनके राष्ट्रवादी विचारों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि रामधारी सिंह दिनकर न केवल एक प्रसिद्ध हिंदी कवि और निबंधकार थे, बल्कि एक शिक्षाविद भी थे, जिनकी कविताएं और विचार आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उप मुख्यमंत्री के संबोधन से पूर्व जनपद चंदौली के पूर्व सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने उनके आगमन पर आभार व्यक्त किया। भाई साहब ने और हमारे मृत्युंजय जी ने की, जो इस कार्यक्रम को लगातार आगे बढ़ा रहे। और मेहंदी भाई साहब ने बताया कि मृत्युंजय केवल साहित्यिक कार्यक्रमों में रुचि नहीं लेते, समाज के विभिन्न कार्यक्रमों में, समाज सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। मैं मृत्युंजय जी का इस मंच के माध्यम से अभिनंदन करता हूं और मेहंदी भाई साहब का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बुला करके आप सबसे मिलने मिलाने का अवसर दिया। एक वाक्य में रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं, विपत्ति में धैर्य और वीरता, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही कहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज होते। ये आत्मविश्वास भरने के लिए पूज्य रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा। और जब हर खबर का सच हम ला रहे हैं, वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी न्यूज पर। नमस्कार, इंडिया 24x7 लाइव टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। उत्तर प्रदेश की सियासत में कभी बुलंद आवाज माने जाने वाले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान एक बार फिर जेल से बाहर आ चुके हैं। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आजम ने 23 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहाई पाई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये रिहाई लंबे समय तक टिक पाएगी? क्या आजम खान फिर से जेल जाएंगे? आइए जानते हैं आजम खान की कानूनी मुश्किलों की पूरी कहानी। दरअसल फरवरी 2020 से शुरू हुआ आजम खान का ये कानूनी सफर अब तक 104 मुकदमों तक पहुंच चुका है। पहली गिरफ्तारी रामपुर से हुई और फिर सुरक्षा कारणों से सीतापुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया उनको। आपको बता दें कि पहली बार 27 महीने और फिर 23 महीने यानी कुल मिलाकर आजम खान 50 महीने जेल में अब तक बिता चुके हैं। 26 फरवरी 2020 को आजम खान की पहली गिरफ्तारी से रामपुर से हुई थी और मई 2022 यानी कि 27 महीने बाद उन्हें जमानत मिल गई थी, जिसके बाद 18 अक्टूबर 2023 में उन्हें फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सजा सुनाई गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने दोबारा
जेल भेज दिया गया और अब 23 महीने बाद फिर उनकी जेल से सितंबर 2025 में आजम खान की रिहाई हुई है। जानकारी के अनुसार आजम खान के खिलाफ दर्ज 104 मामलों में से 93 अकेले रामपुर में दर्ज है। इनमें से 11 मामले जमीन कब्जे यानी कि राजस्व से जुड़े हुए हैं, जबकि 59 मामले मजिस्ट्रेट कोर्ट में है और 19 सेशन कोर्ट में है और 3 मामले जिला अदालत में लंबित है। इसमें गौरतलब है कि अब तक 12 मामलों में फैसला आ चुका है और कुछ में सजा भी हो चुकी है तो कुछ में बरी किए गए हैं। हालांकि आजम को सभी मामलों में जमानत मिल चुकी है, लेकिन कई मुकदमे ऐसे भी हैं जिनका फैसला जल्दी आने वाला है और उन पर क्वालिटी बार की जमीन कब्जा, सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी, भैंस और बकरी चोरी, यहां तक कि पासपोर्ट और पैन कार्ड में फर्जीवाड़ा जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दरअसल 23 महीने बाद मंगलवार को सीतापुर जेल से आजम खान बाहर आए हैं और उनकी रिहाई को लेकर उनके समर्थकों में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। इन तमाम बातों के बीच इस बात को लेकर चर्चा भी तेज हो गई है कि क्या पूर्व मंत्री कितने दिन तक जेल से बाहर रह सकेंगे, क्योंकि कानूनी जानकारों की अगर माने तो आजम खान ज्यादा दिन तक जेल के बाहर नहीं रह पाएंगे और इसकी वजह है उन पर चल रहे मुकदमे। इनमें से कई मामलों में जल्द ही फैसला भी आने वाला है। जिन मुकदमों में जल्द फैसला आ सकता है उनमें से एक मामला उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा हुआ है। एक मामला सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी का है। इसके अलावा पैन कार्ड और पासपोर्ट मामले पर भी कोर्ट में जल्दी फैसला सुनाया जा सकता है। अगर इन मामलों में देखा जाए आजम खान को तो सजा सुनाई जा सकती है तो उन्हें फिर से जेल जाना पड़ सकता है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद से आजम खान और उनके परिवार के बुरे दिन शुरू हो चुके थे और उन पर कानूनी शिकंजा कसता भी चला गया। आजम खान के खिलाफ एक के बाद एक 104 मुकदमे दर्ज किए गए, जिनमें से 12 मामलों में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। ऐसे में सपा नेता की मुश्किलें अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। वही तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी मंगलवार को आजम खान की जेल से रिहाई का स्वागत करते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि माननीय आजम खान की रिहाई उनके और उनके परिवार और हम सबके साथ साथ उन सब लोगों के लिए राहत और खुशी की बात है जो इंसाफ में एतबार करते हैं। न्याय में विश्वास को बनाए रखने के लिए अदालत का दिल से शुक्रिया। आज फर्जी मुकदमे करने वालों को भी ये सबक मिल गया कि हर झूठ की एक मियाद होती है और हर साजिश को भी लोग सामाजिक सौहार्द के प्रतीक होते हैं और भाजपा को वो भी अच्छे नहीं लगते। माननीय आजम खान जी एक बार फिर से हर उपेक्षित, पीड़ित, दुखित, अपमानित के साथ खड़े होकर भाजपाइयों और उनके सगी साथियों के द्वारा किए जा रहे जनता के दमन के खिलाफ आवाज उठाएंगे और हमेशा की तरह देश प्रदेश की भावनात्मक एकता के प्रति बनकर समाजवादी मूल्यों और सिद्धांतों के साथ सामाजिक न्याय के संघर्ष की राह पर आगे बढ़ते जाएंगे। इंसाफ जिंदाबाद। इतना ही नहीं तो अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान यह भी ऐलान किया कि अगर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो उन पर दर्ज सभी फर्जी मुकदमों को वापस ले लिया जाएगा। लेकिन अब यह सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव वाकई सरकार में आने पर आजम खान पर लगे सारे केस हटा सकते हैं? तो आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने जो दावा किया है वो नया नहीं है। इससे पहले कई बार राज्य सरकारें सत्ता में आने के बाद अपने नेताओं या समर्थकों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की घोषणा कर चुकी हैं। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में साल 2017 में बने भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत कई अन्य नेताओं पर दर्ज पुराने मुकदमे वापस लिए गए थे। वहीं अगर बिहार, तमिलनाडु और अन्य राज्यों में देखा जाए तो वहां भी राजनीतिक बदलाव के बाद ऐसे मामले हुए हैं जब नेताओं या आंदोलनकारियों पर दर्ज केस वापस लिए गए हैं। इसलिए अखिलेश यादव का यह ऐलान कानूनी रूप से संभव है, मगर इसकी राह आसान नहीं होगी क्योंकि हर केस की प्रकृति और अदालत की अनुमति इसमें अहम भूमिका निभाएगी और ऐसे में इसके लिए भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि CRPC की धारा 321 के तहत राज्य सरकार किसी भी आपराधिक मामले को वापस लेने का अधिकार रखती है। लेकिन ये अदालत की अनुमति पर निर्भर करता है, यानी कि सरकार चाहे तो केस वापसी की सिफारिश कर सकती है मगर अंतिम फैसला अदालत लेती है। आपको बता दें कि राजनीति में तेज तर्रार आवाज और विवादों में घिरे आजम खान की रिहाई ने
फिर से सियासी में बहस छेड़ दी है। कानूनी पेच अब बाकी है और फैसले की घड़ी नजदीक भी है, लेकिन सवाल फिर भी वही, क्या आजम खान तीसरी बार जेल जाएंगे या फिर साबित कर पाएंगे अपनी बेगुनाही को? जवाब आने वाले इन दिनों में अदालत देगी। लेकिन इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ। हर खबर का सच हम ला रहे हैं वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी न्यूज पर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर स्थित राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 500 करोड़ की लागत से बनी 84 नवीन चिकित्सा परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर प्रगति हो रही है और विभाग जनसेवा के कार्य में लगातार जुटा हुआ है। कार्यक्रम में भाजपा के कई नेता और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत के दौरान ब्रजेश पाठक ने आई लव मोहम्मद विवाद पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक कैंपेन चलाया जा रहा है जिसमें लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। राज्य सरकार सभी धर्मों का सम्मान करती है, लेकिन बिना अनुमति के जुलूस निकालने पर की गई एफआईआर को लेकर भी जनता को भटकाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार हर स्थिति में कानून व्यवस्था बनाए रखेगी। आप जानते हैं कि ये उस मुद्दे पर एफआईआर ही नहीं हुई है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। हमारी सरकार सभी का स्वागत करती, सबका सम्मान करती, सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं। वो एफआईआर हुई है बगैर अनुमति के जुलूस निकालने को लेकर के, गलत तरीके से गुमराह किया जा रहा है। मैं स्पष्ट करता हूँ, हमारी प्रतिबद्धता सर्व समाज के प्रति है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ हम लोग हैं और हर स्थिति में कानून के राज को मेंटेन करेंगे। एफआईआर का विषय ही ये नहीं है, हम सबकी धर्मों का स्वागत करते हैं। एफआईआर हुई बगैर अनुमति के जुलूस लगा, उसको बात पे आप बताइए सके। आजम खान रिहा हुए हैं, उसको लेकर के कहा गया है कि आजम खान, देखिए कई दवाओं पर निःशुल्क बगैर करके अब लोगों को उपलब्ध होगी और कई में बहुत दर कम हो गई है। पूरे देश को, प्रदेश को बड़ा लाभ मिला। सर आजम खान जाके देखिए जो बराबर है, आप जाके देखिए, उन्होंने कहा आजम खान पर पर्दा पड़ा हुआ, जाके देखे कितनी अच्छी व्यवस्था है। हमने में समाजवादी पार्टी की सरकार में अस्पतालों में तबेले बनाकर रखी है। आप लोगों ने कैंपेन भी चलाई, जमीन लगातार जो है आप लोगों ने जीएसटी को लेकर अभियान चलाया। जीएसटी पूरे देश में माननीय मोदी जी ने भारतवर्ष के नागरिकों को बड़ा मतलब तोहफा देने का काम किया है, और वो भी नवरात्रि के पर्व पर, दशहरा के पर्व पर। और ये ऐसा तोहफा है जो व्यापारियों को, आम जनता को, मतलब सब लोग हृदय की गहराइयों से मोदी जी का आभार प्रकट कर रहे हैं। और साथ साथ में जो स्वदेशी मूवमेंट चलाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है, मोदी जी ने कहा है, सबका मानना है कि भारत में निर्मित वस्तुएं ही खरीदेंगे और भारत में निर्मित वस्तुएं ही हम बेचेंगे। आजम खान रिहा हुए। लखनऊ में हिंदी शिक्षक मंच की ओर से कवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर दिनकर के जीवन, उनके साहित्यिक योगदान और संघर्षों को याद किया गया। कार्यक्रम में अजीत कुमार यादव और दीपक कुमार राय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि दीपक मूसा सहित कई वरिष्ठ शिक्षक भी मंच पर मौजूद रहे। यह आयोजन लखनऊ प्रेस क्लब में संपन्न हुआ, जहां वक्ताओं ने दिनकर की कविताओं और विचारों को आज के समय के लिए प्रासंगिक बताया और नई पीढ़ियों को उनसे प्रेरणा लेने का आह्वान किया। मैं दीपक मिश्रा समाजवादी चिंतक के रूप में ख्यात हूं। खैर, आज ममत्व और समत्व के महाकवि दिनकर की जयंती थी। शिक्षकों ने, छात्रों ने, बुद्धिजीवियों ने, सबने दिनकर को याद किया। एक विसंगति की बात आ रही है कि अब तक रामधारी सिंह दिनकर जी को भारत रत्न कवि भूषण नहीं दिया गया। रामधारी सिंह दिनकर जैसा व्यक्ति जिसने स्वतंत्रता संग्राम को जिया,
जिसने आजाद हिंदुस्तान में प्रतिकार के स्वर को सशक्त किया, जिसने समर शेष जैसी रचना दी, कुरुक्षेत्र हुंकार दिया, जिसकी एक पुस्तक तक की जयंती हमारे प्रधानमंत्री जी मनाते हैं, लेकिन भारत रत्न की सूची में उनका नाम भूल जाते हैं। भारतीय साहित्यकारों का इससे बड़ा अवमान कुछ नहीं हो सकता। हम लोगों ने आज संकल्प लिया है कि हम अपनी मातृभाषा, जिसने दिनकर दिया, जिसने तुलसी दी, उनको सशक्त करेंगे और दिनकर की स्मृति में एक लंबा भारतीय संस्कृति और हिंदी को सशक्त करने का अभियान चलेगा। सर, इनकी मूर्ति भी लगवाने का क्या आप लोग संस्था द्वारा भारत रत्न की मांग की जा रही है उनके लिए, और दिनकर तो भारतीय लोक मानस के नसों में बसे हैं। कृतज्ञ सरकारों को इनकी मूर्तियां लगानी चाहिए और हम जैसों को जाकर उस मूर्ति का पूजन करना चाहिए। आज भारतीयता, भारत में राष्ट्रवादिता और भारत में सामाजिक न्याय और समाजवाद का जो स्वर सशक्त है, वह दिनकर जैसे कवियों की बदौलत है। कौन भूल सकता है जिन्होंने कहा था कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है। आपके द्वारा कोई ज्ञापन पत्र सरकार को दिया जाएगा? पत्र लिखा जाएगा, हस्ताक्षर और एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा कि आज तक हिंदी साहित्य के किसी विभूति को भी, जिसमें दिनकर हैं, निराला हैं, भारत में क्यों नहीं दिया गया। सर, जिस तरह हिंदी लुप्त हो रही है, उसके लिए क्या आप लोग कुछ कदम उठाएंगे? हिंदी लुप्त नहीं हो रही है महोदय। हिंदी पखवाड़ा पूरे देश में मनाया जा रहा है, हिंदी सशक्त हो रही है। आज आप देखिए, हम लोग के ही अभियान की देन है कि आज संयुक्त राष्ट्र संघ सामाजिक माध्यमों में हिंदी में उपलब्ध है। हिंदी दिन ब दिन सशक्त हो रही है, लेकिन हाँ, जितनी सशक्त होनी चाहिए उतनी नहीं है। उसके लिए हम लोग अपने लोक जीवन में अंगीकृत करेंगे। हम में से कुछ साथियों ने तय किया है कि अपनी गाड़ियों में जो वाहन है उसको हिंदी में लिखेंगे। अधिकाधिक लोक जीवन में हिंदी में काम किया जाएगा। कई डॉक्टर साथियों ने तय किया है कि वो दवाओं के नाम हिंदी में लिखेंगे। हिंदी माने लोक भाषा। आज सामंती भाषा आज भी हम पे राज कर रही है। अंग्रेज गए, राज आज भी अंग्रेजी का है। असली लोकतंत्र तब मुस्कुराएगा जब हमारी भाषा में हमारा शासन होगा। हर खबर का सच हम ला रहे हैं, वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी न्यूज पर। लखनऊ में आज महामंडलेश्वर बाबा महादेव ने नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश सरकार से विशेष मांग की है। उन्होंने कहा है कि नवरात्रि जैसे पावन पर्व पर प्रदेश भर में मीट और मछली की बिक्री पर रोक लगनी चाहिए। महामंडलेश्वर बाबा महादेव का कहना है कि नवरात्रि के दौरान खुलेआम मांस और मछली बेचना उन लोगों के लिए असुविधा और अपमानजनक है जो व्रत और पूजा अर्चना में लीन रहते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील करते हुए कहा कि वह स्वयं एक मंदिर के महंत रहे हैं और हिंदू समाज की भावनाओं को भली भांति समझते हैं। ऐसे में उन्हें इस पर्व पर मांस मछली की बिक्री बंद कराने का निर्णय लेना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नवरात्रों की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। मैं अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर बाबा महादेव और गुरु माँ आशुतोष शामरी जी का शिष्य, और मैं माँ के इस दिव्य स्वरूप का सम्मान करता हूँ और नवरात्रों की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। लेकिन यह भी एक बात है कि नवरात्र पूरे श्रद्धा के साथ, पूरे सनातनियों में, हिंदू समाज में, पूरे विश्व में बहुत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। लोग व्रत उपवास भी रखते हैं, कोई फर्स्ट एंड लास्ट, पहला और अंतिम, और कोई लोग 9 दिन रहते हैं। तो इस प्रकार से यह बहुत ही पवित्र दिन है और आध्यात्मिक दिन है, और ऐसे दिन में मांस, मदिरा या अंडा, मांस, मछली की दुकान लगाना यह कतई जो है ये ठीक नहीं है, ये बहुत निंदनीय है और मैं इसकी भर्त्सना करता हूं, मैं इसका विरोध करता हूं। और यह एक बहुत नकारात्मक संदेश देता है कि कोई व्यक्ति व्रत में हो, पूजा पाठ में हो, सनातन के पूजा
पाठ के दिनों में हो और उसमें आप इस प्रकार से नकारात्मक हिंसक दृश्य उसको दिखाएं तो ये उचित नहीं है। इसलिए वैसे भी बीजेपी केंद्र में और स्टेट में एक आध्यात्मिक और सनातन समर्थक सरकार के रूप में जानी जाती है और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और योगी आदित्यनाथ एक मठ के महंत हैं, मठ मंदिर प्रमुख हैं और मुझे लगता है उनसे तो ऐसी अपेक्षाएं की ही जा सकती हैं और उनको इन अपेक्षाओं पे खरे भी उतरना चाहिए, क्योंकि अगर उनसे हम आध्यात्मिक समर्थन नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो फिर और किससे प्राप्त करेंगे। तृष्णा में डूबे हुए, आकंठ जुए हुए संसारी जीव पर तो हम आध्यात्मिक लाभ नहीं ले सकते। आध्यात्मिक लाभ किसी संत, किसी महात्मा, किसी महंत से ले सकते हैं और योगी आदित्यनाथ इसके उपयुक्त हैं, उनसे आशाएं हैं और इस प्रकार की दुकानें उचित नहीं है। सरकार को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए और इस प्रकार की दुकानों को बंद करना चाहिए, इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हर खबर का सच हम ला रहे हैं वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी न्यूज पर। वाराणसी में उत्तर प्रदेश एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसटीएफ की टीम ने अंतर्राज्यीय स्तर पर अवैध असलों की तस्करी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से 10 अवैध पिस्टल, 15 मैगजीन बरामद की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान प्रशांत राय उर्फ जीतू, राहुल ठाकुर और मुकुंद प्रधान के रूप में हुई है। एसटीएफ ने इन सभी को फरीदपुर रिंग रोड अंडरपास के नीचे थाना सारनाथ क्षेत्र के जनपद वाराणसी से दबोचा। पुलिस अब आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है। हर खबर का सच हम ला रहे हैं वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी न्यूज पर। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव का मध्य प्रदेश दौरे से लौटते समय पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। धर्मेंद्र यादव का यह दौरा पार्टी का जनधार मजबूत करने और आगामी चुनाव की तैयारी को लेकर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर किया गया था। एमपी के दौरे के दौरान खजुराहो में आयोजित पार्टी कार्यक्रम में भी शामिल हुए। वहीं वापसी के दौरान हमीरपुर जिले में सुमेरपुर कस्बे सहित कई जगहों पर सपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर धर्मेंद्र यादव ने कहा कि आजम खान पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। उन्होंने साफ कहा कि विपक्ष के लोग केवल अफवाहें फैला रहे हैं। धर्मेंद्र यादव ने आजम खान को लेकर कहा कि वे समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं और उन्हें अपना पूरा जीवन पार्टी को समर्पित किया है। हर खबर का सच हम ला रहे हैं वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी न्यूज पर। खबर है उरई से। राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय उरई नगर में 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस 23 सितंबर 2025 को धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विशाल चिकित्सालय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मरीजों ने लाभ उठाया। कार्यक्रम का शुभारंभ पुरुष चिकित्सालय उरई के सीएमएस के डॉक्टर आनंद कुमार उपाध्याय ने भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पूजा अर्चना कर किया। यह दिवस पहले धनतेरस के अवसर पर धन्वंतरी जयंती के रूप में मनाया जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर अब हर वर्ष 23 सितंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री का कहना है कि इस दिन और रात बराबर होते हैं, इसलिए इसे विशेष महत्व दिया गया है।
शिविर में कुल 235 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और इनमें से 5 से 7 दिन की आयुर्वेदिक दवाएं निःशुल्क वितरित की गई। ऋतु अनुकूल और स्थानीय आहार का चयन करूंगी साथ ही कचरे को कम से कम करूंगा और जैव विविधता को सुरक्षा करूंगी। लोक पुरुष सामूहिक के समग्र दर्शन को आत्मसात करूंगी। यह स्मरण रखते हुए कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं पृथ्वी का कल्याण अविभाज्य रूप से परस्पर संबंधित है। एक स्वस्थ और हरित और सामंजस्यपूर्ण विश्व के निर्माण के लिए आयुर्वेद द्वारा प्रदत्त मार्ग पर चलने का प्राण देती हूँ। हर खबर का सच हम ला रहे हैं वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी न्यूज पर। जालौन जिले के उरई में परिवहन विभाग और प्राइवेट वाहन चालकों के बीच विवाद गहराता जा रहा है। 23 सितंबर की सुबह सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक कमल किशोर शाक्य और प्राइवेट वाहन चालकों के बीच जमकर कहासुनी और गाली गलौज की घटना हुई। एआरएम कमल किशोर शाक्य ने बताया कि कई बार चेतावनी देने के बावजूद प्राइवेट वाहन चालक रोडवेज स्टैंड के आसपास खड़े रहते हैं, जबकि कानूनी रोडवेज स्टैंड परिसर से कम 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राइवेट वाहनों का संचालन होना चाहिए। एआरएम ने बताया कि वे बार बार रियायत देते हुए केवल 200 मीटर की दूरी बनाए रखने के लिए कहते हैं, लेकिन इसका पालन नहीं किया जाता। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस लापरवाही के चलते परिवहन विभाग को राजस्व का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस मौन बनी हुई है। शाक्य के अनुसार मैंने कई बार प्रशासन को सूचित किया कि लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती। ऊपर से मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप अपने क्षेत्र में राजस्व हानि रोके। मेरी स्थिति बेबस है और आला अधिकारी भी सहयोग नहीं कर रहे। एआरएम का कहना है कि अब वह निजी वाहनों को हटाने के लिए मौके पर पहुंचे तो चालकों ने उनसे बदसलूकी करते हुए कहा कि हम मोटा पैसा भरते हैं यहाँ खड़े होने के लिए, जिसके बाद गाली गलौज शुरू हो गई। हर खबर का सच हम ला रहे हैं वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी न्यूज पर। लखनऊ में राजधानी के सरकारी कर्मचारी ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ की ओर से आयोजित इस धरने में कर्मचारियों ने 11 सूत्री मांगों को सामने रखा और सरकार से तत्काल समाधान की अपील की। महासंघ के पदाधिकारी कमल अग्रवाल ने कहा कि कर्मचारी की समस्या पर सरकार को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। कर्मचारी ने इसी मौके पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा, साथ ही चेतावनी दी कि अगर मांगे जल्द पूरी नहीं की गई तो आने वाले समय में आंदोलन को और बड़े स्तर पर किया जाएगा। यहाँ पर बैठे हुए धरने पे क्या मुख्य समस्याएं हैं जिनको लेकर आज यहाँ पर? उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष कमल अग्रवाल आज जो है अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ द्वारा निर्णय लिया गया कि भारतवर्ष के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जो है आज के दिन धरना करके माननीय प्रधानमंत्री महोदय को हम हमारी जो कर्मचारियों की, शिक्षकों की समस्याएं हैं उससे हमें अवगत कराने का आदेश हुआ था। उसी के अनुपालन में आज उत्तर प्रदेश के भी विभिन्न जिलों में ये कार्यक्रम हो रहा है और उत्तर प्रदेश की राज्य राजधानी लखनऊ में हम ये कार्यक्रम आज यहाँ सभा करके
माननीय प्रधानमंत्री महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन हम सौंपेंगे। हमारी मुख्य मांगों में हमारी पुरानी पेंशन है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश करा गया पुरानी पेंशन सेवाएं जोड़कर देने का वो मुद्दा है, हमारे एपीएस के कर्मचारी हैं उनको पुरानी पेंशन देने की बात है। इसके साथ ही एक सबसे बड़ी विडंबना है, हमारा एक देश एक जीएसटी, एक देश एक चुनाव, फिर एक देश में 3 तरह की पेंशन क्यों? जो हमारे सांसद विधायक हैं वो पुरानी पेंशन लेंगे, 2005 के बाद का कर्मचारी जो है वो न्यू पेंशन लेगा। उसके बाद सरकार अब एक यूपीएस लाई है, पेंशन स्कीम लाई है कि अब एनपीएस को यूपीएस में परिवर्तन किया जा रहा है। तो पहले ओल्ड पेंशन थी, फिर एनपीएस, फिर यूपीएस, और ये तीनों पेंशन में जो सांसद विधायक हैं वो ओल्ड पेंशन के अलावा एनपीएस और यूपीएस में क्यों नहीं आ रहे हैं, वो क्यों इसका हिस्सा नहीं बन रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी तरह जो कॉर्पोरेट घराने हैं 18 लाख करोड़ इनका राइट ऑफ किया गया है, क्योंकि हमारे किसानों का 1000 से लेके रुपए भी राइट ऑफ सरकार नहीं कर रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में मेरी आने वाली पीढ़ी ये कहे कि खाना जो है वो स्विगी और जोमेटो से आता है। एक समय की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो मोदी जी हैं हमारे, उन्होंने कहा कि जो हमारे देश में गिग वर्कर्स जॉब कर रहे हैं ये गौरव में समय है, हम इसमें हर्ष महसूस कर रहे हैं। मगर बड़े शर्म के साथ आज हम ये राज्य कर्मचारी महासंघ के बैनर तले कह रहे हैं, जो हमारा गिग वर्कर्स है वो सुबह 8 बजे से लेके रात के 12 बजे तक मोटरसाइकिल की रेस लगा रहा है और फ्लैटों में 4वीं 5वीं 8वीं मंजिल पे जाकर पिज्जा और जोमेटो और स्विगी से, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से सर्व कर रहा है। उसकी लाइफ क्या है? और जो उसने 1 लाख रुपए की बाइक खरीदी होगी 3 साल की किस्तें देने के बाद, उसकी वो एक बाइक की किस्त भी अदा करने के बाद उसकी बाइक की कीमत नहीं बचेगी, ये उसकी स्थिति है। दूसरी तरफ जो कॉर्पोरेट घराने जो प्राइवेट जॉब दे रहे हैं, उन जॉब में जानकारी हुई है कि 3 बार से ज्यादा वॉशरूम में जाना मना है, 3 बार से ज्यादा पानी पीना मना है। इसके साथ ही आप ये मेट्रो देख रहे हैं, आप ये मॉल खुल गए हैं, इन मॉल में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उन वर्कर्स पे बैठने की व्यवस्था नहीं है। 14 से 16 घंटे उनको खड़े होकर जो ये जॉब करनी है, ये बहुत ही शर्म की बात है। हमारे देश में लोग एमबीए करके 10-10, 20-20 लाख रुपए खर्चा करने के बाद यदि इस तरीके की जॉब उनको मुहैया कराई जा रही है जिसमें उनको आराम करने के लिए व्यवस्था नहीं है, तो ये बहुत शर्म की बात है। आज अपने मंच के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार हो, भारत सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और जिस प्रकार से आशा बहु, आंगनबाड़ी, रसोईया, अनेकों महिलाएं राष्ट्रीय कार्यक्रमों में लगी हैं, उनको 2000, 4000 और 6000 जो मानदेय मिलता है वो भी 6-6 महीने तक नहीं दिया जाता है, उसको देने की व्यवस्था की जाए। संविदा आउटसोर्सिंग पर जो व्यवस्था बनाई जा रही है कर्मचारियों के बारे में, उसमें कुछ भी नहीं कहा गया है। इस पर सरकार विचार करे, उनको आउटसोर्सिंग संविदा को नियमित करे, मिनिमम 26,000 से 30,000 का वेतन दे, उनको पेंशन, ग्रेजुटी, उनको फंड की व्यवस्था करे। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आज के बाद भी सरकार हमारी आवाज को नहीं सुनेगी तो मजबूर होकर हमको सड़कों पर उतरने के लिए राज्य कर्मचारी, शिक्षक, पेंशनर्स और आउटसोर्सिंग संविदा और रसोईया, आंगनबाड़ी, आशा बहुएं वो आएंगी तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। जय हिंद, जय संघ। हर खबर का सच हम ला रहे हैं, वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी न्यूज़ पर।